आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पर कृष्ण चौधरी जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सचिव हैं। हमारे बीच में मनजीत सिंह ठाकुर जी जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। सतीश पुनियाल जी जो हमारे जिला परिषद वार्ड दांदड़ू के मंडलाध्यक्ष हैं। हमारे बीच में अश्विनी शर्मा जी जो सचिव हैं हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के। पवन शर्मा जी ये भी हमारे सेवा दल के सदस्य हैं। और भाई तिलकराज जी और हमारे बीच में देव प्रकाश जी अभिनेत्री जो हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। और आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आपका धन्यवाद। आज पूरे देश में महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि का जश्न जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जो भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी बहुत लोकप्रिय रहे हैं। यही कारण है कि विश्व में महात्मा गांधी जैसे महापुरुष नेता और समाज सुधारक का जो स्टैचू है पूरे विश्व में आपको मिलेगा। और ये जताता है कि महात्मा गांधी कितने परिपक्व और कितने प्रेरणा स्रोत थे पूरे विश्व के लिए। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म उन्होंने लिया। गुजरात में उनका जन्म हुआ, पोरबंदर जगह पे। उसके बाद वो विदेश में पढ़ाई करने गए। उस समय बहुत विरोध हुआ था उनका विदेश में जाने के लिए, लेकिन वो सारे अवरोधकों को तोड़कर विदेश में शिक्षा ग्रहण करने गए। वहाँ पर उन्होंने अपने के साथ विदेशियों का मन भी मोहा और बैरिस्टर की उपाधि लेकर देश में वापस आए। और आकर उन्होंने यहाँ पर देश की आज़ादी में वो कूद पड़े। और उनके आते ही 1920 में अवज्ञा, लेकिन सबका उद्देश्य देश को आज़ाद कराने का था। मंगल पांडे से लेके महात्मा गांधी तक, सुभाष चंद्र बोस तक और चंद्रशेखर तक, राजगुरु तक, जो जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर उनको भारत से बाहर जाने की कोशिश कर दी। और जहां मलिन बस्तियों में अपना जीवन व्यतीत किया, खुद को ख़त्म करने के लिए भारी विरोध के बावजूद उन्होंने उसके लिए अपना कार्य किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब देश आज़ाद हुआ, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर इस देश में एक बदलाव लाने का प्रयास किया। क्योंकि उस समय हमारे देश में अकाल पड़ा, अनाज नहीं था, बाहर से अनाज मंगवाते थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश से आह्वान किया कि वो एक दिन का उपवास करें। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई। 65 का युद्ध देखा, 71 का युद्ध देखा, परमाणु शक्ति को देखा, महिला सशक्तिकरण की बात देखी, हरित क्रांति देखी, सफ़ेद क्रांति देखी। ये इंदिरा गांधी जी के समय की बात है। उसके बाद इस देश में इंदिरा गांधी जी की कुर्बानी के बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने और अपने अल्पकाल समय में इस देश को एक उन्होंने नई दिशा दी। पंचायती राज के अंदर उन्होंने 3 टायर सिस्टम को लागू किया, 18 वर्ष के बच्चों को वोट देने का अधिकार दिया और टेक्नोलॉजी को इस देश में लाने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई। यही कारण है कि आज उन्हीं के चलते इस देश में आज हमारा देश डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ा है। और महिलाओं की
राजनीति में भागीदारी बढ़े, पंचायती राज के माध्यम से उन्होंने 33% का जो है महिलाओं को आरक्षण दिया। ये उसके बाद नरसिंह राव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बापू गांधी के आदर्शों पर चलते हुए, और इस देश में उस समय मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे देश में, उनके चलते उदारवादी जो हमारा अर्थव्यवस्था को उदारवाद की ओर ले जाने की उन्होंने प्रयास किया। और इस देश में जब एक समय ऐसा हो गया था कि सोना तक भी उन्हें गिरवी रख दिया था, तो वो नरसिंह राव और मनमोहन सिंह जी की देन है कि फिर भारत में वापस हमारा सोना वापस आया। और उदारवादिता के चलते जो है, उदार आर्थिक नीतियों के चलते देश को आगे बढ़ने का मौका मिला। उसके बाद यूपीए की सरकार बनी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भरसक प्रेशर करके अपने आर्थिक तजुर्बे को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे ले जाने का काम किया। और आज हमारा देश आगे अगर समृद्ध हो रहा है, तो ये जो हमारे पूर्वज जो रहे नेता, उनके अथक प्रयासों का ही कारण है कि आज हमारा देश विश्व में आगे बढ़ रहा है। और इस सभी देशवासियों के साथ साथ जिला हमीरपुर में है लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में इस देश को नई दिशा दी, उनको भी हम अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और पिछले कल यहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी यहाँ पहुँचे थे, और उनका बयान में पढ़ रहा था कि केंद्र द्वारा उदार सहायता करने के बावजूद प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है वो राजनीति करने में व्यस्त है। ये तथ्यों से परे है। जब इस प्रदेश में आपदा आई, पहाड़ी राज्य संसाधनों की कमी थी, राजस्व की कमी थी, उस समय देश में जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, संवैधानिक रूप से जो हमें उदार सहायता केंद्र से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। आज अनुराग ठाकुर जी ने बयान दिया कि 862 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र सरकार ने दिया है। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूँ कि वो जो 862 करोड़ रुपया था वो किस कब का हमारा देय था, उसको भी वो परिभाषित कर जाते तो शायद बेहतर होता। लेकिन उन्होंने केवल मात्र 862 करोड़ रुपए की बात की। वो 12,000 करोड़ से और 862 करोड़ रुपए की जो खाई है उसको कैसे बांटे, स्थगित करके चर्चा हो, विस्तृत रूप से चर्चा हो। और सभी ने एक ही बात पे जोर दिया कि आपदा आई है, नुकसान हुआ है, लोगों के घर गिर गए, ज़मीनें बह गई, पशु बह गए, लोग 400 से 450 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई, और पहली मर्तबा ऐसी आपदा हमारे प्रदेश में है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और उनके कैबिनेट मंत्रीगण का, जिन्होंने अपने अथक मेहनत और प्रयास से उस आपदा वाली स्थिति को निपटने के लिए अपना भरसक प्रयत्न किया। और जो हमारे आर्थिक संसाधन थे, आर्थिक सीमित साधन थे, उनके चलते लोगों को कुछ ना कुछ देने के भरसक प्रयत्न किया। अभी पिछले कल ही 4500 करोड़ रुपए का एक पैकेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4500 करोड़ है वो घोषित करके एक देश में मिसाल पैदा की है, जहां अनुराग ठाकुर जी ये कहते हैं कि हमने 6,000 घर 6,000 घर, कल वो 11,000 बोल रहे थे, पिछले 10 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट 6,000 घर की। हम उनकी बात को मान लेते हैं कि 11,000 घर उन्होंने दिए। जरा मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि 11,000 घरों को पैसा कितना, 1,30,000 रुपये एक घर के लिए आपने दिए, और 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, और हर विधानसभा क्षेत्र में 50 से 55 विधानसभा पंचायतें हैं। तो
एक पंचायत में 5 या 7 घर मिलेंगे और आंशिक रूप से घरों को जो नुकसान हुआ है वो लगभग 12,000 के आसपास है और जो पूर्णतः ध्वस्त हो गए हैं वो लगभग 3500 घर हैं। तो 1500 घरों के लिए उन्होंने मात्र 11,000 घर दिए और वो भी 1 लाख रुपये 1,30,000 रुपये की राशि स्वीकृत है। मैं अनुराग ठाकुर जी से ये जानना चाहता हूँ कि 1,30,000 में आज के समय में क्या मकान बनाना संभव है? अच्छा होता कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सहयोग करते और आपदा के समय में जो लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं या आर्थिक रूप से दरारें आई हैं उनको बनाने के लिए 10-12 लाख रुपए का प्रावधान करते। ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की हिम्मत है, उनकी सोच है कि उन्होंने आपदा से ध्वस्त हुए मकानों के लिए दोबारा से पुनर्निर्माण के लिए 7 लाख रुपए की राशि जारी की और जो आंशिक रूप से ध्वस्त हुए हैं या उससे हुए हैं उनको 1 लाख रुपया, जहां पहले 10-15 हज़ार रुपया मिलता था वो आज 1 लाख रुपया मिलेगा और जिसके जहां पशु के मरने पे मात्र 5 या 10 हज़ार रुपये मिलते थे वहाँ 55,000 रुपये मिले, जहाँ बकरी की मृत्यु पे मात्र 2-2.5 हज़ार रुपये मिलता था वो आज 15,000 रुपये मिलता है। लोगों की ज़मीन बह रही है और किसी के मकान के आगे डंगा गिर गया, पीछे डंगा गिर गया, उसको लगाने के लिए जहाँ मनरेगा में केवल मात्र 50,000 रुपये का प्रावधान था उसको 1 लाख रुपये किया गया। तो ये बहुत बड़ा एक पैकेज आम जनता को राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषित किया है और भी इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं और दुकानों में भी अगर किसी का नुकसान हुआ है उसको भी 1 लाख रुपये, कपड़ों के लिए भी उनको 50,000 रुपये। तो ये एक बहुत बड़ी विजन के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की घोषणा की है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, साधुवाद। और कहा तो केंद्र सरकार को आगे बढ़कर साथ देना चाहिए था। 75,000 करोड़ का कर्जा हमारे प्रदेश के ऊपर है और 10,000 रुपये करोड़ की और देनदारियाँ हैं, 2,000 करोड़ की अन्य देनदारियाँ हैं, तो कुल 92,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में हम चल रहे हैं। और हमने तो सदन में ये मांग रखी थी कि आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, तो माननीय विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने कहा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने यहाँ तक कहा कि मैनुअल में कोई प्रावधान नहीं है, राष्ट्रीय मैनुअल में कोई प्रावधान नहीं है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने। हमने कहा चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आर्थिक पैकेज तो दे सकते हैं, उसके लिए कौन से प्रावधान करने की जरूरत है? देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े बदलाव देश में निरंतर करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या जब आपदा के समय में जिस प्रदेश को अपना वो दूसरा घर कहते हैं उसके लिए उन्होंने 2 शब्द तक नहीं कहे, तो क्या वो राष्ट्रीय आर्थिक सहायता हमें दे नहीं सकते? केवल मात्र सेपू बड़ी और बेसन खाने तक ही सीमित रह गए उनके बयान। तो ये अपने आप में एक बहुत निराशाजनक चरित्र जो है वो केंद्र सरकार का सामने आया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हौसला नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी, आगे बढ़कर प्रदेश की जनता के साथ खड़े हुए, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर उन्होंने जायजा लिया और जायजा लेने के बाद अब वो काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि केंद्र सरकार कुछ नहीं भी देगी तब भी हम अपने संसाधनों से जो भी हमारे पास है हम लोगों की सहायता करें, और वो कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है और उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और अभी जिस प्रकार से अब समय आया है कि प्रदेश की जो हमारी आर्थिकी है उसको स्टेट किया जाए, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का जिन्होंने इस आपदा के समय में खड़े होकर हमारे पहाड़ी राज्य की मदद की। किसी ने 10 करोड़ दिया, किसी ने 5 करोड़ दिया, किसी ने 11 करोड़ दिया, और फिल्म इंडस्ट्री के एक अभिनेता ने 25 लाख रुपए दिया,
और अन्य जो हमारी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्होंने काफ़ी पैसा दिया, और जो हमारे कर्मचारी भाई हैं उन्होंने पैसा दिया, और बच्चों ने गुल्लक तोड़ के पैसा दिया। तो ये दर्शाता है कि जब ऐसी आपदा कोई आती है या ऐसी घटना कोई घटित होती है तो हमारे लोग सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं और जनता के साथ खड़े हो जाते हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। मैं उन लोगों को भी बधाई देता हूँ, चाहे वो भूतपूर्व कर्मचारी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे वो वर्तमान में कर्मचारी हैं, व्यापारी है, हर व्यक्ति इस समय कुछ न कुछ अंशदान जो है वो हमें दे रहे हैं। ये सारी बातें मैं आपसे करनी चाहता हूँ। जी जी, आपने कुछ पूछा? जी सर, 4,500 करोड़ रुपया जो पैकेज आपने दिया, मुख्यमंत्री साहब ने दिया, सरकार ने दिया, हिमाचल प्रदेश सरकार ने, और 12,000 करोड़ का नुकसान, केंद्र से 862 करोड़ का आपको पैकेज मिलता है, उसमें से थोड़ा एडवांस मिला आपको, लेकिन ये जो बीच का जो पैसा है वो पैसा प्रदेश सरकार कहाँ से लेके आएगी? देखिए, उस पैसे के लिए तो ये 4500 करोड़ का तो आपको प्राप्त राहत पैकेज, जी जी, राहत पैकेज, वो जो हमारा ओवरऑल नुकसान, हाँ, ओवरऑल बजट है उसमें कुछ मदों में आके जनता को पहले सहायता देनी है, उनके मकान बनाने हैं, उनके रास्ते बनाने हैं, उसमें वो खर्च हो। जी जी जी। सर, केंद्र की सरकार की अगर बात करें तो मोदी साहब कुछ और कहते हैं, केंद्रीय मंत्री कुछ और कहते हैं, तो क्या दे दिए, और नियम 67 के तहत वो खुद ही बीजेपी ये प्रस्ताव लेके आती है और खुद ही भाग जाती है। और उन्होंने अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो 20 लाख के आसपास उनका जो वो आया। तो सर, आपने मतलब जो केंद्र की सरकार को जो लिख के दिया, जो प्रपोजल दिया, उसमें बीजेपी नजर रही, मौन रही, तो क्या आपको अभी भी लगता है कि वो मोदी साहब कुछ कर देंगे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि उनके बयान लगातार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय से मिले, जी जी, अमित शाह जी से मिले, नड्डा जी से मिले और वित्त मंत्री से मिले, सभी से उन्होंने मिलकर प्रदेश की आर्थिक हालात पर चर्चा की। और मैं समझता हूँ कि अभी जिस प्रकार से केंद्रीय दल जो है दोबारा से प्रदेश की उस स्थिति को देखने आया आपदा की, मैं समझता हूँ कि आशावान तो रहना चाहिए और केंद्र सरकार को देना भी चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई राजनीति वाली बात ही नहीं है। और ले या आपदा जब आई है तो कोई वो कांग्रेस के लिए तो नहीं आई, वो तो तमाम जो हमारे यहाँ जनता जो है उनके लिए आई। गरीब लोग हैं, प्रवासी लोग थे, प्रवासी लोग हमारे फंस गए थे, उनको बाहर निकालने के लिए रात दिन मेहनत हुई। तो ये तो ऐसे समय में तो छोटी बात ना करते हुए एक कदम आगे बढ़कर काम करने की। सर, प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, क्या आपको लगता है कि आपके साथ अब कुछ कदम चलेगी साथ में? जो उनकी बयानबाजी है उससे तो लगता नहीं। जो उनकी बयानबाजियां, सर, कुछ जो आपने कुछ लोगों के नाम लिए थे कि पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने जो कहा कि पूर्व में जो जिन्होंने भाजपा की सरकार को स्थापित किया, श्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं संत कुमार जी, उनका नाम लिया, तो लगता नहीं आपको कहीं बीजेपी दो फाड़ है इस मुद्दे पर? नहीं, दो फाड़ तो नहीं कही जा सकते, लेकिन शांता कुमार जी एक बहुत परिपक्व और वरिष्ठ नेता है। वो हर बात को बहुत संजीदगी से करते हैं और जो बात उन्होंने करती है वो राजनीति से ऊपर उठकर करते हैं। ये उनकी खासियत और विशेषता है। और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों को सराहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो जब अच्छा किया होगा तभी सराहा, जी जी, लेकिन दूसरों के मुंह से एक शब्द तक ये नहीं निकला कि आप जो कर रहे हैं वो प्रयास जो काफ़ी अच्छे हैं और करने की जरूरत है, ऐसा उनको कहना चाहिए। जी जी। सर, हिंद सारा की तरफ से एक आखिरी सवाल है। सर, भारतीय जनता पार्टी हारी, कांग्रेस जीत गई, अब जनता जनार्दन बीच में फंस गई। आपके पास अभी जैसे राष्ट्रीय आपदा या जो प्रदेश में जो आपदा आई, उसके बीच में प्रदेश की सरकार कुछ कहती है और केंद्र की जो सरकार कुछ कहती है। भारतीय जनता पार्टी वो अपनी वजह से आ रही, अपना मंथन करे, लेकिन जनता जो जनार्दन है वो जैसे अगर उनकी भावनाओं की अगर बात करें तो वो जनता दोनों पार्टियों के बीच में पिस रही है। तो इसके बारे में कुछ कहना है आपको? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि पिस रही है, ऐसी पिसने वाली कोई बात नहीं है।
लेकिन राजनीतिक बयानबाजी में जरूर पिस रही है। जी जी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़बोलेपन से बात कर रहे हैं और हर बात का श्रेय अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपको नहीं लगता इंद्रजीत के आपका बदला, कांग्रेस पार्टी का बदला वो जनता से भी ले रही है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, और क्या, जनता से तो ले रही है जी। जनता के सामने उनका मुखौटा तो सामने आया है। उन्होंने जो सदन होता है, जो सदन सर्वोपरि होता है, जी जी। सदन के अंदर वो मूक दर्शक बन के बैठे रहे। हमने उनसे कहा कि आप एक रेजोल्यूशन पास करें प्रधानमंत्री महोदय को, पूरा सदन उस पर हस्ताक्षर करके भेजे कि हमें यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित भी करते हैं तो राष्ट्रीय पैकेज दिया जाए, ताकि हमारे प्रदेश के विशेष पैकेज दिए जाए। वो तो उसमें भी सहमत नहीं हुए, चुपचाप बैठे रहे। तो इसका मतलब तो ये है कि वो केवल मात्र राजनीतिक बयानबाजी करना चाहते हैं और प्रदेश की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं। कि जब जयराम जी की सरकार इस प्रदेश में थी, आपने देखा होगा, इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम हुआ धर्मशाला के अंदर, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जिसमें तंबू लगाने के लिए और खाना खाने में 6 करोड़ रुपए खर्च हो गए। जनता के पैसे का दुरुपयोग हो गया। 75वें वर्ष का जो अमृत महोत्सव मनाया गया, पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने रैलियां की। आज 8 करोड़ रुपया जो है HRTC का देने को दे है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय का। और जब इस बात पे चर्चा हुई तो वो उन्होंने बहुत हो हल्ला किया। जनमंच के ऊपर इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। लाभ क्या हुआ, किसको लाभ मिला? और वहां पर जिस प्रकार का हुड़दंगबाजी की जाती थी, अधिकारियों से बदतमीजी की जाती थी, कर्मचारियों को डराया धमकाया जाता था, उसके सिवा तो कुछ नहीं हुआ। और 75वें अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम किए, जो रैलियां की, वो कर्मचारियों को ढो ढो के लाए उसमें, और सरकारी कार्यक्रम हुए। लेकिन सरकारी कार्यक्रम कहाँ थे? वो तो भारतीय जनता पार्टी का एक स्टेज बन गया। वहां पे झंडे भारतीय जनता पार्टी के लगाए जाते थे। सरकारी पैसे के चलते उसकी आड़ में इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो कार्यक्रम किए। क्या मिला उससे? हार मिली, जनता के पैसे का नुकसान हुआ, प्रदेश के ऊपर कर्जा चढ़ गया। सर हमारे सूत्रों ने जानकारी दी कि आप पिछले कल केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर से मिलते हैं या मिले थे, क्या लगता है आपको? ऐसा सच्चाई है? मैं मिला, इसमें सच्चाई है, झूठ क्या है? जी सबके सामने मिला, भी छुप के थोड़ा गया। जी जी। कल सर कोई और डील तो नहीं? शिष्टाचार के नाते किया। आज महात्मा गांधी जी की जयंती थी, तो मैं कल रात वहाँ सर्किट हाउस में मेरा विश्राम था। जी जी। तो मुझसे पहले ही वहाँ पे वो बैठे हुए थे, उनकी गाड़ी लगी हुई थी। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने कहा चलो केंद्रीय मंत्री है और मेरा फर्ज बनता है कि उनका मैं मान सम्मान करूँ। मैं उनको नमस्कार करने चला गया, उन्होंने भी मेरा आदर सत्कार किया। तो 5 मिनट बैठे होंगे, उनसे बातचीत हुई बस। तो बाकी तो कोई ऐसा है ही नहीं, तो उसमें अन्यथा लेना कोई गलत बात तो नहीं। अपनी सर कोई डील तो नहीं हुई कुछ? नहीं, वो तो आप लोगों की भावना हो सकती है। चलिए सर, मौर्य जी आप